हेलो गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नागेंद्र मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपलब्ध हूं बाल मनोविज्ञान को लेकर। गाइस हम लोगों की जो चर्चा हो रही थी अपने पिछले क्लासेस के अंतर्गत, हम लोगों की जो बातें हुई थी वो बात हो रही थी अधिगम। अधिगम जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में, जिसका सामान्य आशय होता है सीखना। सीखने से तात्पर्य है कि छात्र अथवा छात्राध्यापक के व्यवहार में मनोवांछित जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग अधिगम कहते हैं। अधिगम की परिभाषाओं पर हमारी बातें हुई थी। जैसा कि क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था, सीखना जो है आदतों ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो ने कहा था सीखना आदतों ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन है, जबकि स्किनर ने कहा था, बीएफ स्किनर साहब ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इन सब सारे मुद्दों पर हम लोगों की आपसे बातें हो चुकी हैं। अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि तथ्यों पर हम लोगों की सारी बातें हो चुकी हैं। एक्चुअल में क्या है, आज हम लोगों की जिस टॉपिक पे बात होगी वो अधिगम से रिलेटेड है। चूंकि दो पार्ट में मैंने आपको अधिगम की प्रक्रिया को पढ़ाया था, अधिगम के सिद्धांत भी बता चुका हूं मैं, खासकर आईपी पावलोव, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक सबके सिद्धांत पर हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज हम लोगों की जो मूल रूप से बात होगी वह बात होगी किस पर, सबसे अधिगम के स्थानांतरण पर बात होगी। यह एक अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, और अधिगम वक्र क्या होता है, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में थकान आ जाती है तो उस चीज को किस तरीके से दर्शाया जाता है, इत्यादि तथ्यों पर हमारी बातें होंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण। आज का जो टॉपिक है उसे हम लोग कहेंगे अधिगम का स्थानांतरण। अब अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है, लर्निंग ऑफ ट्रांसफर अर्थात अधिगम का स्थानांतरण। ये अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे होता है या इसका आशय क्या है, इत्यादि तथ्यों पर हम लोगों की बातें होंगी। देखिए, जैसे ही कि आप सेंटेंस देख रहे हैं अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम क्या होता है, सीखना, और सीखने के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हमें समझना है कि अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो अधिगम करता होता है, जैसे आप हैं, हम हैं, भाई हर कोई प्राणी जीवन में क्या करता रहता है, अपने अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करता रहता है। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि अधिगम की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे वर्तमान समय में मान लीजिए हम कोई चीज सीख रहे हैं, वर्तमान समय में हम कोई चीज सीख रहे हैं और पूर्व में हमने कुछ सीखा है। भाई ये दो कंडीशंस होती हैं, एक तो हम वर्तमान में सीखते हैं और पूर्व में कुछ सीख चुके होते हैं। चूंकि भविष्य की बात तो अभी यहां पे आएगी नहीं, तो होता क्या है कि पूर्व में हमने जो सीखा है और वर्तमान में जो सीख रहे हैं, पूर्व में जो सीखा है और वर्तमान में जो सीख रहे हैं, उसमें जो पूर्व ज्ञान हमारा है, अर्थात पूर्व में हमने जो अधिगम किया है वह वर्तमान को सीखने में जो सहायता प्राप्त करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। और ये स्थानांतरण मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तीन प्रकार से होते हैं। एक बार फिर से कंफर्म करिएगा, अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है, अर्थात पूर्व में सीखा गया ज्ञान या पूर्व में सीखा गया अधिगम, पूर्व में सीखा किसी भी चीज को आपने सीखा है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान जब वर्तमान ज्ञान में सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अब अधिगम के स्थानांतरण पर अगर हम बात करते हैं तो यह मूल रूप से मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से होता है। यह अधिगम का स्थानांतरण जो होता है यह मूल रूप से तीन प्रकार से होता है। सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि इसको आप सामान्य आशय समझ लीजिए, पूर्व में सीखा गया ज्ञान, अर्थात आपने पास्ट में जो ज्ञान सीखा था, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना, इसको भी आप कह सकते हैं वर्तमान ज्ञान में सहायक, अर्थात पूर्व में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह क्या होता है, वर्तमान ज्ञान में जब सहायक होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। हमने बताया कि अधिगम का स्थानांतरण मूल रूप से कितने प्रकार से होता है, मूल रूप से तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार जो होता है, हम लोग अगर यहाँ पहले प्रकार की बात करें तो इसे हम लोग धनात्मक कहेंगे या तो इसे हम लोग सकारात्मक कहेंगे। शब्द दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अधिगम को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अधि करके, अधिगम स्थानांतरण। दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऋणात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक उल्टा क्या हो जाएगा, नकारात्मक, अर्थात निगेटिविटी को देख रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, नकारात्मक। और तीसरा जो होता है उसे शून्य माना जाता है। तो मूल रूप से जो हमारे होते हैं अधिगम का स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। प्रथम धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सेकंड ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब इन पे हमारी बात होगी।
सबसे पहला प्रश्न आपका यहां से सीधे सीधे बनता है, सीधे सीधे एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जाम में एक स्टेटमेंट लिख देता है कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान जब वर्तमान ज्ञान में सहायक होता है, किस प्रकार का स्थानांतरण होता है। या आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है अधिगम के स्थानांतरण, या आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है अधिगम के स्थानांतरण से आपका क्या आशय है। तो अधिगम का स्थानांतरण से आशय क्या है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान जब वर्तमान ज्ञान प्राप्त करने में या वर्तमान विषय वस्तु को सीखने में सहायता प्रदान करता है तो हम लोग इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। और यह अधिगम के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है यह मूल रूप से 3 प्रकार से होती है। वो तीनों प्रकार हमने आपको लिख दिया यहाँ पे, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण। सबसे पहले बात होगी हम लोग की धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण पर। क्या होता है धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जब पूर्व ज्ञान वर्तमान ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करता है तो इसे हम धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान समय में किसी को सीखने वाले ज्ञान में या वर्तमान समय में जो हम विषय वस्तु को सीख रहे हैं उसमें क्या करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है। पूर्व में सीखा गया ज्ञान जब वर्तमान ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण से आशय होता है जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान ज्ञान को जो हम सीख रहे हैं उसमें न किसी प्रकार से ऑब्स्टिकल पैदा कर रहा है, न ही किसी प्रकार से सहायता प्रदान कर रहा है। अर्थात पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान ज्ञान के प्रति पूर्णतः क्या है, उदासीन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो इस तरीके से अधिगम स्थानांतरण जो प्रकार पूछा जाएगा तो वो मूल रूप से 3 प्रकार से होते हैं। हालांकि मूल रूप से ये 2 प्रकार से ही हैं। ये जो शून्य अधिगम स्थानांतरण है इसे हम गौड़ की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं यह 2 प्रकार से, यहाँ पे मूल रूप से 2 प्रकार के अधिगम स्थानांतरण है। लेकिन अगर हम समग्र तरीके से देखते हैं तो अधिगम स्थानांतरण जो होते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं। पहली बात एकदम कंफर्म हो गई आपको। धनात्मक का मतलब जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान ज्ञान में सहायक होता है तो हम लोग उसे कहते हैं धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान ज्ञान को न तो सीखने में सहायता प्रदान करता है न ही बाधाएं उत्पन्न करता है, अर्थात उदासीन की स्थिति बनी रहती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब ये अधिगम स्थानांतरण अलग अलग तरीके से होते हैं। परीक्षा में क्या करते हैं, इस सरल तरीके से आपसे पूछते नहीं, उसमें घुमा फिरा के पूछते हैं। अब उसमें पूछने की जो प्रक्रिया है 2 और प्रकार हम लोग देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रकार हैं। जैसे एक प्रश्न आपसे कई बार आपके एग्जाम में कई बार से एक प्रश्न बनता है, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। क्या होता है? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। यह आपकी परीक्षा में पूछा गया टर्म है, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, ये क्या होता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। इस प्रकार का स्थानांतरण जो होता है, अब आप समझिए द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, इसका एक उदाहरण आप समझिएगा। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण होता क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण तब होता है जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक ही व्यक्ति के अलग अलग अंग है, जैसे लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, दोनों क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति के अंग हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी परिस्थितियां वश या किसी दुर्घटनावश हम मान लीजिए दैनिक क्रिया अपनी जैसे करते हैं, जैसे भोजन करना, ठीक है, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए हम दाहिने हाथ से करते हैं, ठीक है, लिखना, मोस्टली लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, लिखना इत्यादि चीजें क्या करते हैं हम लोग सामान्य तरीके से दाहिने हाथ से करते हैं। किंतु किसी दुर्घटना बस या किसी एक्सीडेंट बस या परिस्थिति और अन्य प्राकृतिक कारणों से अगर हम वह कार्य दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ से करना चालू कर दें तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। यहां से सीधे सीधे आपके यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा गया था एक बार, वहां पे ये पूछा गया था कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दाहिने हाथ से काम करता है, ठीक है, यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न मान लीजिए पूछा गया आपसे कि कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से कार्य करता है किंतु किसी दुर्घटनावश या किसी समस्यावश
वह अपना सारा कार्य दाएं हाथ की बजाय बाएं हाथ से करना चालू कर देता है, तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण माना जाएगा? तो यह आपका माना जाएगा क्या? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होगा। यह प्रश्न सीधा सीधा हिट किया था यूपी टेट के परीक्षा में, और आप इस चीज से जानते रहिएगा। सीधा सीधा एक स्टेटमेंट आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछ लेगा, पूर्व में सीखा गया ज्ञान जब वर्तमान ज्ञान में सहायता प्रदान करता है तो किस प्रकार का स्थानांतरण होता है? याद रखिएगा, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। केवल पकड़ना क्या है आपको, जब पूर्व ज्ञान वर्तमान ज्ञान में क्या करेगा? सहायक होगा। और जब सहायक होता है कोई चीज तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा या सकारात्मक हो जाएगा? जो धनात्मक होगा वो सकारात्मक होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, जब बाधाएं उत्पन्न करे तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यहां पूर्व ज्ञान की बात हो रही है, पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान को भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पूर्व ज्ञान को, या जो पूर्व ज्ञान होता है वर्तमान ज्ञान में सहायक होगा तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। किंतु पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान जब वर्तमान ज्ञान में बाधाएं उत्पन्न करता है तो इसे हम लोग ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपके अधिगम की स्थानांतरण की प्रक्रिया संचालित होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को हम लोग अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत हल्का है, बहुत इजी है, लेकिन निश्चित तरीके से कभी कभी क्या होता है, परीक्षाओं में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी के साथ चूंकि यहां से एक प्रश्न प्राय एग्जामिनर एक प्रश्न यहां से जरूर सेट करता है। ठीक है। इसी के साथ एक कंसेप्ट आपको और क्लियर करना होगा, तब हमारे अधिगम की प्रक्रिया जो है पूर्णतः समाप्त होगी। वो होता है अधिगम वक्र। अब अधिगम वक्र क्या होता है, जैसे आप समझिएगा, देखिए अधिगम वक्र थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूले पे ये डिपेंड है। अधिगम वक्र होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है? अधिगम वक्र जो होती है यह क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई स्टैट्स का स्टूडेंट होगा या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह के स्टूडेंट होंगे, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या करते हैं। जैसे हम लोग अपना क्या होता है, ग्रोथ, जैसे वृद्धि और ऋणात्मकता दर, ये सब जब हम किसी कार्य की दर को एक काल्पनिक ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित तरीके से उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। तो गेट्स साहब ने कहा था कि अधिगम वक्र क्या होती है? अधिगम वक्र एक काल्पनिक ग्राफ होता है। क्या होता है? एक काल्पनिक स्थिति होती है, एक काल्पनिक ग्राफ होता है जिसमें अधिगमकर्ता की स्थिति को अधिगमकर्ता के अधिगम की मात्रा का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिगम के मापन की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम वक्र की संकल्पना के संदर्भ में आप समझिए, अधिगम वक्र की खोज दो मनोवैज्ञानिक थे, दो स्टैट्स थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। एक का नाम था ब्रियान एवं हार्टर। ये दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? इस अधिगम वक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। क्या किया था? अधिगम वक्र की संकल्पना को दो मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, जिनका नाम क्या था? ब्रियान एवं हार्टर। ब्रियान एवं हार्टर ने कहा था कि ये अधिगम वक्र जो होता है ये मूल रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अधिगम वक्र जो होता है मूल रूप से 4 प्रकार का होता है। अर्थात अधिगम की स्थिति को दर्शाने के लिए हम जो अधिगम वक्र का सहारा लेते हैं वह हम मूल रूप से कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? मूल रूप से 4 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब वो चारों प्रकार कैसे हैं, किस किस तरीके से वो ग्राफ का निर्माण होता है, उस पर हम लोगों की बात होगी। अब चूंकि अधिगम वक्र मूल रूप से 4 प्रकार का होता है तो हम लोग एक एक स्टेप पर बात करते हैं, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं और किस किस स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, एक चीज जान लीजिए, जब हम देखते हैं कि किसी चीज को हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो यहां पे क्या करते हैं? एक लंबवत लाइन लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर। इस जो ये है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। अर्थात ऐसी रेखा जो पृथ्वी के समांतर खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी के बिहार पे खींची जाती है उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? यहां पे अधिगम की मात्रा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और यहां पे अधिगमकर्ता द्वारा लिया गया समय, यहां पे क्या करते हैं? लिया गया समय रखते हैं। अर्थात देखिए, हम क्या होता है, हम किसी चीज विषय वस्तु की दर को कब मापेंगे? भाई जब हम लोग देखते हैं, जैसे एक वर्ष में हम जब क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस व्यापार का होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष। अर्थात उस वर्ष से एक निश्चित अवधि के दौरान हमारा जो विकास होता है या हमारा जो नुकसान होता है, हम उसका एक निश्चित समय तिथि निर्धारित करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं। उसी तरीके से अधिगम की मात्रा को हम लोग, ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक समांतर रेखा, कुछ इस तरीके से रखते हैं। यहां पे क्या होता है? एक
एक रेखा क्या प्रदर्शित करती है, एक रेखा इस बात को प्रदर्शित करती है कि अधिगम कर्ता अधिगम की कितनी मात्रा को सीख पा रहा है, अधिगम के कितने स्तर पर सीख पा रहा है, और दूसरा क्या है, उसके द्वारा लिया गया समय। अर्थात अधिगम कर्ता द्वारा एक निश्चित समय में लिया गया समय भी उसके अधिगम की स्थिति को दर्शाता है। भाई निश्चित तरीके से, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य सीख रहे हैं, आप कोई कार्य सीख रहे हैं, मान लीजिए आप कोई लेसन ही, मान लीजिए आप अधिगम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति 2 दिन में तैयार कर रहा है, कोई व्यक्ति 1 दिन में तैयार कर रहा है, कोई व्यक्ति 2 घंटे में ही तैयार कर ले रहा है। तो तीनों की स्थिति क्या है, तीनों की स्थिति सामान्य नहीं है ना, तीनों की स्थितियों में क्या है, अंतर है। और ये अंतर जो है, ये अंतर क्यों है, क्योंकि उनका एक समय जो है, ऐसा नहीं तैयार तीनों कर रहे हैं, अधिगम चैप्टर तीनों का तैयार किया जा रहा है, तीनों वो अपना प्रिपेयर कर ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा समय क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। अब अलग अलग तरीके से जब लिया गया समय है तो उनके स्थिति को क्या करेगा, वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं, जो 4 प्रकार की बात हुई, सबसे पहले प्रकार की अगर हम बात करें, सरल रेखी गति या सरल वक्र हम लोग जिसे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे सरल, इसका अगर इस ग्राफ को हम लोग पहला प्रकार मान लेते हैं, यह हमारा क्या है, यह हमारा पहला प्रकार है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, सरल रेखीय अधिगम, सरल रेखीय अधिगम। अब इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात ये कब बनता है, यह इस तरीके के ग्राफ का निर्माण किस स्थिति में होता है, सरल रेखीय वक्र। अब सरल रेखीय वक्र की बात अगर हम करते हैं तो आप समझिएगा कि इसमें क्या होता है, जब अधिगम कर्ता द्वारा, अधिगम क्या होता है, जब अधिगम कर्ता द्वारा अधिगम में क्या होता है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित समय में के द्वारा किया जाता है, तो हम लोग इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र। अर्थात इस स्थिति में यह डिनोट करता है, देखिए यहां पे एक चीज आप और कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो इन दोनों के बीच के जो ये एंगल बन रहे हैं ये लगभग इक्वल है, लगभग। यहाँ पे कोई चादा प्रकार रख के तो टेस्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन कॉमन तरीके से आप समझिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीजें जो है, ये जो रेखा है, इनको 2 समान भागों में बांट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सामान्य तरीके से, चूंकि ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या होता है, अधिगम की मात्रा को यहाँ पे हम नीचे क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन को प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्लस और माइनस के बीच की स्थिति है, अर्थात अधिगम कर्ता द्वारा एक निश्चित तरीके से अधिगम की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। अर्थात सीखने की गति जो है वह न बहुत तेज है और न बहुत धीमी है, एक सीरियल में हो रहा है, अर्थात एक रेशियो में हो रही है, एक रेट में हो रही है, इसीलिए इसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। यह हमारा पहला प्रकार होता है। तो इस तरीके से जब ग्राफ बनेगा, इस तरीके से एग्जामिनर जब आपकी परीक्षा में ग्राफ बना के पूछेंगे कि यह किस प्रकार के वक्र का उदाहरण है, अधिगम वक्र के किस प्रकार का उदाहरण है, तो आप जानते रहिएगा यह सरल रेखीय वक्र का उदाहरण है। यह हो गया आपका पहला प्रकार। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार हमारा कैसे होता है, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका ये पूर्व में जैसे मैंने बनाया ऐसे बना देते हैं, और ये इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारे जाने की स्थिति कुछ ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में अधिगम की प्रक्रिया क्या है, तीव्र है। प्रारंभ में क्या है, अधिगम की प्रक्रिया तीव्र है, लेकिन बाद में क्या हो जा रही है, धीमी होती जा रही है। क्यों, क्योंकि यहां से ग्राफ उसका गिर रहा है। यहां पे यह जो है, अगर हम इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं, समझिएगा, तो ये वाला एरिया माइनस के अंतर्गत आएगा, ये वाला एरिया प्लस के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, अधिगम के वक्र के अंतर्गत पहले प्रारंभ में जब अधिगम की गति क्या होती है, तीव्र होती है। प्रारंभ में जब अधिगम की गति तीव्र होती है, किंतु बाद में क्या होती है, अधिगम की गति में मंदता आ जाती है, धीमी हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नतोदार वक्र। क्या कहते हैं, उन्नतोदार वक्र। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, पहले उन्नति हो रही है और फिर क्या हो रही है, अवनति हो रही है, फिर क्या हो रही है, अवनति हो रही है। तो इस तरीके से जब आपका बनेगा ग्राफ, पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, तो इसे हम लोग उन्नतोदार वक्र कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब प्रारंभ में अधिगम कर्ता द्वारा अधिगम की गति तीव्र होती है किंतु बाद में धीमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नतोदार वक्र कहते हैं। तो ये अधिगम वक्र का दूसरा प्रकार था। पहला प्रकार क्या था, सरल रेखीय वक्र। अर्थात वहां पे अधिगम कर्ता द्वारा अधिगम की दर में न तीव्रता थी न ही मंदता थी, एक समान गति से हो रही थी, इसलिए वो ग्राफ किस चीज को प्रदर्शित कर रहा था, वो सरल रेखीय वक्र को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र है, बाद में धीमी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, उन्नतोदार वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पे देखते हैं, हमारा थर्ड प्रकार क्या है। थर्ड प्रकार की तरफ देखते हैं। वो ग्राफ, ये ग्राफ कुछ स्थिति ऐसे है।
यहां पे अगर इसको हम लेते हैं तो चूंकि मैंने बताया है कि अगर आप इसको यहां पे काल्पनिक रेखा एक मान के रखते हैं अपने मन में और इस वाले सेक्टर को अगर आप माइनस मानते हैं, इस सेक्टर को प्लस मानते हैं, तो निश्चित तरीके से अगर कोई रेखा इधर से पास होगी तो उसमें क्या होगा, तीव्रता होगी, इधर होगा तो क्या होगा, धीमी होगी या मंदता होगी। लेकिन जब अधिगम का वक्र कुछ इस तरीके से बने, किस तरीके से, अर्थात प्रारंभ में क्या है, धीमी है, अर्थात प्रारंभ में क्या है, धीमी है, अर्थात इस ग्राफ से क्या समझता है, प्रारंभ में यहां पे अधिगम की गति प्रारंभ में क्या है, धीमी है, किंतु बाद में क्या हो गई है, तीव्र हो गई है, बाद में तीव्र, प्रारंभ में धीमी और बाद में तीव्र हो गई है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग या इस प्रकार के वक्र को हम लोग अवनतोदार या अवनतोदार या सीधे सीधे या नतोदार वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नतोदार वक्र, नतोदार वक्र कहते हैं। ठीक है, ये इसका तीसरा प्रकार है। अर्थात जब प्रारंभ में अधिगम कर्ता द्वारा, अर्थात जब प्रारंभ में अधिगम कर्ता द्वारा अधिगम की गति जो है वह धीमी होती है किंतु बाद में तीव्र हो जाती है, किंतु क्या होता है, बाद में तीव्र हो जाती है, तो इस प्रकार के वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, नतोदार वक्र या अवनतोदार वक्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहां पे क्या है, अधिगम कर्ता द्वारा प्रारंभ में अधिगम की प्रक्रिया में क्या होता है, अधिगम की गति जो होती है वह धीमी होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नतोदार वक्र कहते हैं या अवनतोदार वक्र कहते हैं। जबकि प्रारंभ में अगर तीव्र होती और बाद में धीमी होती, प्रारंभ में धीमी होती तो बाद में तीव्र होती, तो यह हो जाता उन्नतोदार और इसकी रेखा कुछ इस तरीके से हो जाती, अर्थात इसका अपोजिट हो जाता। तो इस तरीके से यह हमारा क्या होता है, तीसरा प्रकार होता है। चौथा एक प्रकार और मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे सीखने की गति होती है, उसके लिए कंडीशन और होती है। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन कुछ ऐसे होती है, अर्थात वक्राकार, जिसे हम लोग इसे वक्राकार कहने के बजाय वक्राकार कहने के बजाय हम लोग इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र। अब मिश्रित वक्र में क्या है, ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम इसे, मैंने बताया था कि इसको हम अगर मिड पॉइंट मान लेते हैं और मिड पॉइंट मानने के बाद अगर हम यहां से काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इस काल्पनिक रेखा को जब खींचते हैं तो हम यहां पे देखते हैं कि इसका कुछ भाग कहां पे, माइनस वाले क्षेत्र में है और कुछ भाग इसका क्या है, प्लस वाले क्षेत्र में है। अब कुछ भाग जब माइनस वाले क्षेत्र में है और कुछ भाग प्लस वाले क्षेत्र में है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि जब अधिगम कर्ता द्वारा अधिगम की गति में तीव्रता तथा मंदता, अधिगम की गति में, अधिगम कर्ता की गति में तीव्रता तथा धीमापन पाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार से जब काल्पनिक रेखा को खींचा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं। और ये इसका क्या होता है, चौथा प्रकार होता है। और मैंने प्रारंभ में ही चर्चा किया कि जो अधिगम वक्र होता है वह कितने प्रकार का होता है, अधिगम वक्र मूल रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अधिगम वक्र मूल रूप से 4 प्रकार का होता है और यह चौथा प्रकार था। अर्थात जब अधिगम कर्ता द्वारा धीमी और तीव्र गति से अधिगम की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है तो हम लोग इसको जो प्रदर्शित करते हैं, हम लोग इसे मिश्रित वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, अधिगम कर्ता द्वारा प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, अर्थात सीखने की गति में तीव्रता भी आ रही है, मंदता भी आ रही है, अर्थात धीमापन भी आ रहा है, तीव्रता भी आ रही है और धीमापन भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो अधिगम वक्र का ये जो होता है चौथा प्रकार होता है। इस तरीके से आपने देखा कि अधिगम की प्रक्रिया में जो अधिगम वक्र बनता है वो मूल रूप से 4 प्रकार से बनता है। ठीक है, तो अब जब भी डेफिनेशन आपका आ जाएगा आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जैसे एग्जामिनर ने आपसे सीधा सीधा पूछा कि जब अधिगम कर्ता द्वारा प्रारंभ में अधिगम की गति में तीव्रता होती है किंतु बाद में मंदता या धीमापन आ जाता है तो किस प्रकार के वक्र का निर्माण होगा। यह प्रश्न आपसे है, मैं आपके कमेंट की अपेक्षा कर रहा हूं, आपका उत्तर आना चाहिएगा। उन्नतोदार, अर्थात जब क्या होता है, जब प्रारंभ में हमारे सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उन्नतोदार। जब प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होगी तो वो क्या हो जाएगा, उन्नतोदार हो जाएगा। लेकिन जब प्रारंभ में सीखने की गति निम्न होगी तो क्या हो जाएगा, नतोदार हो जाएगा। लेकिन जब सीखने की गति न तीव्र होगी न धीमी होगी तो उसे क्या कहेंगे, सरल रेखी वक्र कहेंगे। लेकिन जब अधिगम कर्ता द्वारा सीखने की गति में तीव्रता मंदता इसकी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है तो इस प्रकार से मिश्रित वक्र का निर्माण होता है। तो गाइस ये जो होते हैं अधिगम वक्र ऐसे 4 स्थितियों में दर्शाया जाता है। एक क्वेश्चन और, लास्ट ईयर 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था
कि अधिगम वक्र के अंतर्गत जब पठार जैसी आकृति का निर्माण हो, अधिगम वक्र के अंतर्गत जब पठार जैसी आकृति का निर्माण होता है तो वह किस चीज का सूचक होता है, बाधा का, थकान का या समस्याओं का, तो वो हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक अधिगम वक्र का उदाहरण है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं कि जब अधिगम की गति में पठार जैसी आकृति, पठार की आकृति का जब निर्माण होगा तो आपका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि काल्पनिक अगर आप मानक मानते हैं तो कुछ एरिया इसका प्लस में जाएगा, कुछ एरिया माइनस में जाएगा। अर्थात इसके नीचे की स्थिति क्या होती है, मंदता को प्रदर्शित करती है। इसके नीचे जहां माइनस में लिख रहा हूं, यह क्या करती है, धीमी स्थिति को प्रदर्शित करती है। किस स्थिति को प्रदर्शित करती है, धीमी स्थिति को। और यह क्या करता है, यह पक्ष जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब ये जो कि धीमी और तीव्रता के मध्य की लाइन है, तो स्थिति क्या है, आप यहां देख रहे हैं, प्रारंभ में सीखने की गति क्या हो रही है, तीव्र हो रही है, फिर क्या हो रही है, धीमी हो रही है, और लेकिन यहां पे एक निश्चित टाइम आने के बाद क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है और इससे नीचे आ भी नहीं रहा है। अर्थात ये यहां पे इसके नीचे की कंडीशन नहीं बन रही है, यहीं पे आके मान लीजिए ये रुक जा रहा है। अर्थात यहां पे क्या है, यहां पे एक पठार का निर्माण हो गया है। ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन जो है, सॉरी, ये कंडीशन जो है आपके पठार को निर्मित कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन जो है आपके पठार को निर्मित कर रहा है। तो यहां पे पठार जब बन गया, यहां पे जब पठार का निर्माण हो गया, तो ये क्या स्थिति दिखाता है, यह स्थिति दिखाता है, यह थकान का सूचक होता है। किसका सूचक होता है, थकान का सूचक होता है। अर्थात यहां पे क्या होता है, अधिगमकर्ता को थकान की स्थिति का अनुभव हो रहा है। किसका अनुभव हो रहा है, थकान की स्थिति का अनुभव हो रहा है। अर्थात यहां पे अधिगमकर्ता जो है वह थक गया है, इसलिए क्या हो रहा है, उसके अधिगम की गति में तीव्रता नहीं आ पा रही, उसके अधिगम की गति में तीव्रता नहीं आ पा रही है। तो यहां पे अगर अब याद रखिएगा कि अधिगम वक्र के अंतर्गत जब पठार जैसी आकृति का निर्माण हो, तो आप निश्चित तरीके से समझ लीजिएगा कि ये अधिगमकर्ता के थकान का सूचक है। यह सीधा सीधा, देखिए मैं सारे कंसेप्ट आपको जो क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा से कई बार पूछे गए हैं उनसे संबंधित जोड़कर कंसेप्ट को हम निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे अधिगम स्थानांतरण और अधिगम वक्र की संकल्पना थी। निश्चित तरीके से मैं आपके कमेंट का आकांक्षी हूं, आप निश्चित तरीके से अपने कमेंट करके हमें सूचित करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग कंटिन्यूअस यूपी टेट के फॉर्म की अगर बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि आपके इसी वीक से जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, 30 नवंबर के पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम है। तो गाइज आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, 1 दिसंबर से, अभी ये आपके एक रिवाइज क्लासेस हैं, 1 दिसंबर से आपको प्रॉपर चैनल में प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको जो है सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।